गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल PHH। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र के बारे में कि फ्रांस का राजतंत्र कैसे काम करता था। ठीक है, आज हम जानेंगे कि फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र कैसे काम करता था, वो कब बना, कैसे बना, वो क्यों बना, किन किन कारणों की वजह से फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ओके। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब कैसे बना, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का एक प्रारूप तैयार कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य कारण क्या था कि वो सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, सम्राट की निरंकुश शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित होकर एवं हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब अब पूरा जो देश है उसको केवल राजा नहीं चलाएगा, वो 3 भाग में बटा होगा: विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। ठीक है, इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। चित्र 7 यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे लिखे हैं निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिक वो नागरिक होते थे जो वोट नहीं दे सकते थे। ठीक है, निष्क्रिय नागरिक वो लोग होते थे जो वोट नहीं देते थे। अब ये कौन होते थे? ये 25 वर्ष से कम उम्र के स्त्री पुरुष होते थे। ठीक है, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं थे कि वो वोट कर सके। और वही सक्रिय नागरिक वो होते थे जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के हों और केवल पुरुष। उस समय स्त्रियों को वो अपना मत देने का अधिकार नहीं था। जो सक्रिय नागरिक होते थे वो अपना मत 2 तरीकों से देते थे, एक न्यायाधीश को और दूसरा निर्वोचक को। निर्वोचक एक सदन होता था, सदन में लोग होते थे जो 5000 पुरुष, जिसमें 5000 पुरुष रहते थे। ठीक है, और ये 5000 पुरुष सक्रिय नागरिक के वोटों से चुने जाते थे। अब जो 5000 पुरुष हैं वो अपना वोट देते थे नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों को। ठीक है, नेशनल असेंबली के जो 745 सदस्य हैं वो चुने जाते थे निर्वोचकों के वोट से। ठीक है, अब नेशनल असेंबली का नियंत्रण सम्राट की निरंकुश शक्तियों को एक सीमित करना था और वही मंत्रियों की देखरेख करना कि कोई सही हर एक मंत्री अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, नेशनल असेंबली सम्राट पे तो नियंत्रण रखती थी, लेकिन सम्राट भी एक बार चयन करते थे नेशनल असेंबली के हर एक लोगों का, हर एक आदमी का सम्राट चयन करते थे। ठीक है, सन 1791 के संविधान के कानून बनने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। सन 1791 में जो संविधान था उसने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया कि नेशनल असेंबली तुम्हारा काम है कि तुम कानून बनाओ। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सबसे पहले जो नागरिक होते थे एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। मैंने आपको बताया था कि निर्वाचक चुने जाते थे जो 50,000 पुरुष रहते थे। ठीक है, अब जो पुनः असेंबली के सदस्य को चुनते थे, जो निर्वाचक होते थे वो असेंबली के लोगों को चुनते थे। जितने भी नागरिक थे उनको मताधिकार करने का अधिकार नहीं था। बस केवल 25 वर्ष से अधिक उम्र के केवल ऐसे पुरुष ही सक्रिय नागरिक होते थे जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। 3 दिन की जो मजदूरी होती थी उसके बराबर अगर वो कर चुकाते थे तो उन्हें वो मत देने का उन्हें अधिकार था।
जो बाकी के जो स्त्री पुरुष रह गए उनको निष्क्रिय नागरिक बोला जाता था और उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। निर्वाचकों की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं का उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। जो निर्वाचक थे उनके जो योग्यता प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ असेंबली का सदस्य होने के लिए जो लोग होते थे उनको करदाताओं के उच्चतम श्रेणी में होना चाहिए था। मतलब जो कर देते हैं उनके उच्चतम मतलब हाई क्वालिटी ऊंची श्रेणी में होना जरूरी था। संविधान पुरुष एवं नागरिक आधारित घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जीवन के आधार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अधिकार थे ये हर व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे और इन अधिकारों को कोई उनसे छीन नहीं सकता था। राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि वो हर एक नागरिक को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे, मतलब हर एक नागरिकों की नैसर्गिक अधिकारों की वो रक्षा करे। ओके। अब 18 सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय आकृति एवं प्रकृतियों का प्रयोग किया जाता था। जैसे वो पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर वो लिखे हुए शब्दों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन जो चित्र होते थे वो उनको देख के समझ जाते थे। ले बार्बिये ये एक पेंटर थे। इन्होंने अपनी पेंटिंग जो चित्र आर्ट में दिखाई गई है में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। जो ले बार्बिये थे उन्होंने अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रतीकों, चिन्हों, इन सब का प्रयोग किया था। अब हम इन चिन्हों को समझते हैं कि ये चिन्ह कैसे थे, इनका मतलब क्या था। जो चिन्ह टूटी हुई जंजीर का जो चिन्ह होता है उसका अर्थ होता है कि आज़ादी का। टूटी हुई जंजीर का मतलब होता है आज़ादी। ये आज़ादी का प्रतीक है। जैसे जो दास होते थे उनको बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। जब जंजीर टूटी जाती थी तो वो उनकी आज़ादी का प्रतीक है। ठीक है। अब है छड़ों का बच्छेदार गट्ठर। छड़ों का बच्छेदार गट्ठर, इससे क्या साबित होता है कि एक छड़ को तो हम तोड़ सकते हैं लेकिन जो उसका गट्ठर होता है, मतलब बहुत सारे छड़ को अगर हम आपस में मिला दें तो उसको नहीं तोड़ सकते। इसका अर्थ हुआ कि इस चिन्ह का अर्थ है एकता में ही बल है। उसके बाद है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। जो सरदर्शी आंख है, मतलब सब जगह देखने वाली, हर तरफ देखने वाली जो आंख है वो ज्ञान का प्रतीक है और सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी और इसमें से जो रोशनी निकल रही है वो अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। अगला चित्र है राजदंड। राजदंड राजा के पास रहता था और ये शाही सत्ता का प्रतीक है। शाही सत्ता का यह प्रतीक है। इसके बाद आता है अपनी पूंछ मुंह में लिया हुआ सांप। अपनी पूंछ मुंह में लिया सांप, इसका अर्थ यह है तो अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता कि अंगूठी यहाँ पे आकर खत्म होती है, वो गोल रहती है, तो ये समानता का प्रतीक है इसके बाद है लाल फ्राइजन टोपी। ये लाल फ्राइजन टोपी क्या है? ये एक तरह की टोपी होती थी जो दास जब स्वतंत्र किए जाते थे तो वो लाल फ्राइजन टोपी होती थी, तो ये दासों की स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। ठीक है। नीला सफेद लाल, ठीक है, ये फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है। नीला सफेद लाल ये फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है। ठीक है। डैनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप, मतलब कानून का इंसानी रूप। ठीक है। इसके बाद है विविध पट। विविध पट क्या है? विविध पट का अर्थ है कि कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। ठीक है। कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा कुछ नहीं। ठीक है। ये एक विविध है जो रशियन भाषा में लिखा है तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन ये ऐसा ही विविध पट होते थे वहाँ पे।
लोग ऐसे विविध बट बना के लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते थे। यहाँ पे डैनो वाली स्त्री, नीला सफेद लाल, ये सब ठीक है। आज के हमारा सफर बस यहीं तक है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब और कैसे हुई। ओके, तब तक ले गुड बाय। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। बाय।